जेई के इस महासंग्राम में अब समय आ चुका है कि अपनी तलवार को धार देना शुरू करो। यानी अब जो है मॉक टेस्ट जो है वो आपकी प्रिपरेशन में धार लगाने का काम करेंगे और किस तरह से हमें मॉक टेस्ट देने हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, किस पैटर्न में हमें मॉक टेस्ट देना है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि वास्तविकता में हमें प्रोसीड किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हमें अपना मॉक टेस्ट जो भी हम सेलेक्ट करने वाले हैं उसका चूज करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हम कैसे अपने मॉक टेस्ट चूज करें। तो सबसे मेरी पर्सनल सलाह जो आपके लिए वो ये है कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट उठाते हैं तो वहां पर आप क्या ध्यान रखना है कि ये मॉक टेस्ट स्पेसिफिकली जेई के लेवल से ना तो ज्यादा टफ हो ना ज्यादा इजी हो। हम मॉडरेट लेवल के मॉक टेस्ट जो होंगे वो सेलेक्ट करेंगे ताकि हम जो है अपने लिए पर्सनली वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाए जो जेई में मिलने वाला है। जिस लेवल के सवाल हमें जेई में मिलने वाले हैं हम पर्सनली उस तरह के मॉक टेस्ट जो है सेलेक्ट करने वाले हैं। ओके, दूसरी एक बहुत जरूरी चीज कि हम मॉक टेस्ट जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो जब हम मॉक टेस्ट देते हैं बैठ करके तो उसमें तीन टाइप के मॉक टेस्ट जो है हम जनरली प्रेफर करेंगे। एक तो हम सब्जेक्ट वाइज, लाइक अगर पर्टिकुलरली हम कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं फिजिक्स में तो हम उन टॉपिक्स के मॉक टेस्ट ताकि हम उस सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा अपनी महारत जो है वो हासिल कर पाए। दूसरा, हम पार्ट सिलेबस वाइज भी कर सकते हैं। हम मतलब देख रहे हैं कि यार इस पर्टिकुलर पोर्शन को मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है, अब चूंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा बट उनको भी मॉक टेस्ट देते हुए चलना है। तो किस तरह से मॉक टेस्ट देना है, ये सेकंड वाला पोर्शन आपके लिए कि आप पार्ट सिलेबस वाइज जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपका जितना पोर्शन खत्म हो चुका है आप उतने पोर्शन का मॉक टेस्ट दे दो ताकि आप जो है उतने पोर्शन को तो कंप्लीट कर दो, उसके बाद धीरे धीरे आगे चल के प्रोसीड करोगे ताकि लास्ट में जाकर के आप जो कंप्लीट मॉक टेस्ट होते हैं, जो फुल मॉक होते हैं, उनको अटेम्प्ट कर पाओ ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो थोड़ी बेटर हो सके। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमें इस तरह से चलना है ताकि इन तरह के मॉक टेस्ट देने से हम अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जब हमने इस तरह से समझ लिया कि हमें मॉक टेस्ट देना किस तरह से, तो क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल आता है कि यार अभी तो हमारे पास अगर समय है 2-3 महीने का तो अभी क्या फ्रीक्वेंसी नहीं। तो मेरा भी सजेशन आपके लिए है कि मिनिमम आप जो एक हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट मिनिमम आप अभी दो, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे हमें फ्रीक्वेंसी जो है अपनी बढ़ा देनी। जनवरी आते आते हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 से 4 मॉक टेस्ट पर हफ्ते जो पर वीक है वो हो जानी चाहिए। तो ये हमें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रखनी है। उसके साथ ही साथ क्या अप्रोच रखनी, कैसे हमें प्रोसीड करना है एग्जैक्टली अब उसकी बातें करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अब जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे बैठ करके, जब भी आप स्टार्टिंग करेंगे तो वहां पर आपको अपने आसपास का माहौल जो है इस तरह का रख लेना है कि वो आपका आइडेंटिकल हो आपके जेई वाले। क्योंकि भाई जनरली क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, यार हम ना मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हैं, अब थोड़ी थोड़ी देर में अपना घूम फिर ले रहे हैं, बोल दे रहे हैं मम्मी खाना ला दो, तो उसी बीच में खाना भी खा ले रहे हैं बैठ के। तो वो ना पर्टिकुलरली आप उस माहौल को जब तक क्रिएट नहीं करोगे जैसा कि आपका जेई में होने वाला है, ताकि आप उस प्रेशर को महसूस कर पाओ। भाई यहाँ पर आप सोचो घर पे हो और उसमें भी अगर आप उस प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हो, उस प्रेशर को नहीं समझ पा रहे हो, तो वास्तविकता में जहां पर इतना भयंकर प्रेशर होगा आपके पास एग्जाम हॉल में, वहां पर आप कैसे कोप अप करोगे उन चीजों से। तो अभी से आपको अपने अंदर वो प्रेशर वाली जो हैबिट है ना वो डाली कि मुझे प्रेशर में एग्जाम देना। उसको करने के लिए एक छोटी सी तकनीक और भी है कि चूंकि आप घर में एग्जैक्टली वो माहौल तो नहीं क्रिएट कर सकते जो डर वाला माहौल है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप ना थोड़ी सी टाइम ड्यूरेशन जो होगी अपने मॉक टेस्ट की उसको कम करोगे। जैसे सपोज 3 घंटे का पेपर है तो आप उसको 2.5 घंटे में करने की कोशिश करोगे। आप अपने से बोलोगे कि यार मेरे पास ना 2.5 घंटे का समय। तो उससे क्या होगा, आपका चूंकि आप माहौल नहीं क्रिएट कर सकते हो तो आप दूसरी तरह से प्रेशर क्रिएट करो। इसका मतलब क्या होगा कि जब आपने अपने आप को टाइम कंस्ट्रेंट दे दिया ना, तो उससे ये होगा कि आपके पास एक एडिशनल प्रेशर बढ़ गया जो कि कहीं ना कहीं बराबरी कर लेगा एग्जाम वाले प्रेशर की। तो इस तरह से आप खुद को ढालने की कोशिश करो उस एग्जाम के माहौल में जो आपको मिलने वाला है इन द अपकमिंग डेज। ओके, अब क्या बात आती है कि हमें एग्जैक्टली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है। हमें ये बात समझ आ गई कि यार माहौल में क्रिएट करना है, किस किस टाइप के मॉक टेस्ट हमें देने हैं। अब एग्जैक्टली क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमें प्रोसीड करना है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि वास्तविकता में जब भी हम एक पेपर हमारे सामने हम खोल करके बैठते हैं तो उस पेपर में हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि जब भी देखो यार, ये आपने सब सुना होगा। अब यहाँ पर ना हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग चीजें होती है कि आपको करना क्या है, अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके फेवरेट सब्जेक्ट जो होगा, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा वो आपके लिए आसान होगा। सपोज मैं अपनी बात करूं, मुझे फिजिक्स आसान लगता है तो मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे जब मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा तो मुझे पता है कि इसमें मैं मैक्सिमम सवालों को अटेम्प्ट करके बना सकता हूं। तो एक बार जब आपने ये प्रोसेस अपनाया उससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप सवालों में टिक मारते जाओगे, वैसे वैसे करके आपके जो अदर सब्जेक्ट जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कतें भी होती हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी आपके पास कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप हो
जाएगा और आप उसमें भी मचा सकते हो। तो आपको जैसे ही आपने स्टार्ट किया कि यार मैंने ना अपना फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करना शुरू किया, अब उसके बाद आपको करना क्या है कि जब भी आप आगे बढ़ रहे हो, सपोज आपने पहला कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सोचो आप फिजिक्स या केमिस्ट्री जिससे भी स्टार्ट कर रहे हो, कभी-कभी उसमें भी सवाल अटकने लगते हैं। तो जैसे ही एक सवाल अटकता है, आप नेक्स्ट सवाल पे जब पहुँचते हो, तो आपके दिमाग में वो पिछला वाला सवाल जो है, वो बार-बार उँगली कर रहा होता है। तो उससे आपको बचने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस सवाल पे आप हो, उसी सवाल पे फ़ोकस करना है। ये नहीं कि हमें आगे और पीछे इन सवालों पे ध्यान नहीं देना है। जो भी हम सवाल कर रहे हैं, हमें स्पेसिफ़िकली उस सवाल पे टारगेट करना है। इससे क्या होगा, आप अगर एक सवाल पे एक टाइम पे ध्यान दोगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, वो कम से कम होगा। जब डिस्ट्रैक्शन कम से कम होगा, तो फ़ोकस मैक्सिमम होगा और जब फ़ोकस मैक्सिमम होगा, तो आपके सवाल करने की प्रोबेबिलिटी, सवाल सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, टिक मारने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो ये होता है सबसे बेस्ट तरीका किसी भी टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। अब दूसरी चीज़ कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में मतलब जब भी आप टेस्ट मॉक दे रहे हो, तो आपने पहली बात तो माहौल इस तरह का बना रखा है। दूसरी बात आपने करना क्या है कि जब भी आपके सामने कोई टेस्ट आया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक बार में पूरा टेस्ट हमने देख डाला। जब एक बार अगर आपने एक बार में पूरा टेस्ट देख लिया, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर की हड़बड़ाहट बढ़ जाती है। क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि यार उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा एक सवाल है, यहाँ पे वैसा सवाल है, ये सवाल मुझे नहीं आएगा। उससे आपकी जो अंदर की जो पज़लनेस है ना, वो बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ जाएगा, आपके अंदर की जो कोलाहल होता है, वो बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि आप एक टाइम पे इस वाले पॉइंट पे फ़ोकस नहीं कर पाओगे, आप स्पेसिफिकली एक पॉइंट पे फ़ोकस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमेशा जब आप आगे प्रोसीड कर रहे हो, तो किस तरह से प्रोसीड करना है कि आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे, आप एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन करोगे, आप पूरे पेपर को एक बार में नहीं देखोगे, आप लाइन बाय लाइन जैसे-जैसे पेपर आता जाएगा, वैसे-वैसे देखते हुए चलोगे। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जब आपने पेपर किया, पेपर सॉल्व किया, उसके बाद में जब आपने आंसर शीट देख ली, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एनालाइज़ करना है ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सको। ये आता है सबसे ज़रूरी पॉइंट कि जब भी आपने पेपर सॉल्व कर लिया है, आपने आंसर्स चेक कर लिए, आपने अपना स्कोर निकाल लिया है, उसके बाद में आपको इम्प्रूवमेंट के लिए ये काम करना है। क्योंकि बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप इम्प्रूव नहीं करोगे, बट बहुत बच्चे बोलते हैं कि यार सर जो मार्क्स है ना वो इम्प्रूव नहीं कर रहे। कोई बोलता है 80 नंबर आ रहे हैं, 85 नंबर आ रहे हैं, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो। आप अगर सेम प्रोसेस रिपीट करते जाओगे तो डिफरेंट रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर आपको जो रिजल्ट है वो डिफरेंट एक्सपेक्ट करना है, तो आपको अपने अप्रोच में भी सुधार लाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि अगर आप चीज़ों को एनालाइज़ नहीं करोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं। सोचो कि आपने एक पेपर दिया है, आपने उस पेपर में सपोज दैट 10 नए कॉन्सेप्ट जो हैं वो अपने दिमाग में बिठा लिए हैं, तो याद रखना कि अगले आने वाले पेपर में आपको उन 10 कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि आप जो है नेक्स्ट जो उसमें पेपर होगा उसमें नए 10 कॉन्सेप्ट सीख पाओ। ताकि इस तरह से धीरे-धीरे एक-एक पॉइंट बढ़-बढ़ के आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाओगे और जैसे-जैसे इम्प्रूवमेंट की तरफ जाओगे वैसे-वैसे आप कहीं न कहीं अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ अपने कदम जो होंगे वो बढ़ा रहे होगे। तो आई थिंक ये बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।